दोस्तों, आज की वीडियो में हम नरेंद्र मोदी जी की असल ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। क्या है उनकी असली पर्सनैलिटी और उनकी असली मानसिकता। आप में से जो लोग नरेंद्र मोदी जी को अभी तक सपोर्ट करते हैं, उनकी भयंकर तरीके से आगे खुलने वाली है। दोस्तों, बात करते हैं उनके बचपन की। उनकी पढ़ाई हुई थी भगवताचार्य नारायणाचार्य हायर स्कूल में। उनके संस्कृत के टीचर प्रहलाद जी बताते हैं कि वह पढ़ने में बड़े ही एवरेज टाइप के स्टूडेंट थे। लेकिन दिलचस्प बात सुनिए, उनके स्कूल के नाटक के में एक्टिंग करना बहुत पसंद था। लेकिन अगर मेन रोल ना मिले तो उस नाटक में एक्टिंग करने से ही मना कर देते थे। 8 साल की उम्र से ही वह आरएसएस के संपर्क में आ गए थे। सन 1958 में दिवाली के दिन वह वाडनगर की आरएसएस शाखा में बाल सेवक बन गए। उनके स्कूल के सहपाठी सुधीर जी बताते हैं, वह स्कूल के बाद घर जाकर किताब रख के सीधा शाखा चले जाते थे। इसके बाद 1972 में 22 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रचारक बने और 15 साल बाद 1987 में उन्हें बीजेपी में लाया। उन्हें कमाल के ऑर्गेनाइजर के रूप में देखा गया। 2001 में इन्हें गुजरात का चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। 2002 में दंगे होते हैं। इन्हें लेकर इन पर कई सारे इंजाम भी लगते हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि इन्हें क्लीन चिट भी मिल जाती है। लेकिन तभी से एक कॉम्युनल नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग बनती है, एक कट्टर हिंदू नरेंद्र मोदी जो मुसलमानों के खिलाफ। आप में से कई सारे लोग होंगे जो कि इस ब्रांडिंग पे विश्वास करते होंगे, जो मानते होंगे कि नरेंद्र मोदी एक कॉम्युनल इंसान है। लेकिन आप में से दूसरे तरफ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि नरेंद्र मोदी जी को सेक्युलर इंसान मानते हैं कि नहीं, नरेंद्र मोदी सबका विकास और सबका साथ में विश्वास रखते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप दोनों में से कौन सी कैटेगरी में हो। दोनों ही कैटेगरी के लोगों की यहाँ पे आंखें खुलने वाली है आगे की बात सुनकर। क्योंकि देखिए, नरेंद्र मोदी जी बहुत शोर मचाते हैं मटन और मच्छियों को लेकर अपने भाषणों में। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हलाल बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी से चंदा लेते हैं इलेक्ट्रो बॉन्ड्स के जरिए। जो असली गंगा पुत्र थे स्वामी स्वानंद, गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए उनकी 4 डिमांड थी। प्रधानमंत्री जी को 3 चिट्ठी लिखी उन्होंने, लेकिन आरटीआई से पता चला ये पीएमओ ऑफिस तक चला गया, लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं आया। जब 111 दिन तक अनशन में बैठने के बाद उनकी मृत्यु हुई, तब जाकर प्रधानमंत्री मोदी जी का मुंह खुला और वो भी ट्विटर के द्वारा मोदी जी ने श्रद्धांजलि व्यक्त करी। एक हिंदू होकर उनके मन में ख्याल नहीं आया कि एक संत की मृत्यु होने पर उनको पाप भी लग सकता है। और वो तो हम क्या ही बात करें, जो किसान आत्महत्या करके मरता रहा है, उनमें क्या हिंदू नहीं है? उन हिंदुओं के लिए क्या किया? प्रज्वल रेवन्ना की उन वीडियोस में 2900 से ज्यादा महिलाओं का यौन शोषण देखा गया है। उनमें भी तो कई सारी हिंदू महिलाएं थी। जो पहलवान महिला बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरने पे बैठी थी, उनमें भी तो कई सारी हिंदू महिलाएं थी। कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी तो प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांग रहे थे और बृजभूषण सिंह के बेटे को टिकट भी दे दी। एनडीए के सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना, इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। अब कुछ हमारे देश में ब्रेन वॉश लोगों का एक सेक्शन है जिन्हें इन चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि उनके घर की महिलाओं को सुरक्षा मिल रही हो या ना मिल रही हो, बच्चों को शिक्षा मिल रही हो नहीं मिल रही हो, रोजगार हो ना हो। उन्हें बस चाहिए कि मुसलमानों की ऐसी की तैसी की जाए। और इन्हीं लोगों को मनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी हिंदू और मुसलमान वाले भाषण करते हैं। कभी मोदी जी कहते हैं कि कपड़े देखकर दंगाइयों को पहचाना जा सकता है। ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। कभी अमित शाह अपने भाषणों में मुसलमानों के खिलाफ डॉग विस्लिंग करते हैं। कहते हैं कि 2002 में उन्होंने दंगे किए और नरेंद्र मोदी जी ने उनको सबक सिखाया। ये भाषण दिया था उन्होंने राजस्थान में, जहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने नफरत फैलाकर वोट मिले थे। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। लेकिन कहानी में अब ट्विस्ट देखिए, बिहार में समीकरण कुछ और थे। वहां मोदी शांति दूत बनकर गए। ये बोलने लगे कि मैं देश को धर्म के नाम पे नहीं बंटने दूंगा। मैं जब तक जिंदा हूं, मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। अलीगढ़ की रैली में भी वह मुस्लिमों के हितैषी बन के आए थे। बोलने लगे कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियों ने और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया।
और 14 मई के एक इंटरव्यू में उन्होंने ये तक कह डाला कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं रहूंगा। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है, ये तक कह डाला। और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। आप में से कुछ लोग ये देखकर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये मोदी जी कॉम्युनल है या सेक्युलर है। ऐसा नहीं है, इनके ये दो तरीके के चेहरे हमेशा रहे हैं। 2014 के इस ट्वीट में देखिए, सेक्युलर हमारे खून में है। 2014 के इस ट्वीट को देखिए, सेक्युलरिज्म हमारे खून में है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा था कि सभी माइनॉरिटीज भारत का एक अटूट हिस्सा है। हमारे घर में ईद भी मिलती थी। मेरे घर में ईद के दिन कुछ का खाना नहीं पकता, सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था। जब मुहर्रम निकलता था तो हमारा कंपल्सरी होता था कि उससे नीचे से निकलो, जैसे परिक्रमा करते हैं ना मंदिरों, ताजिए के नीचे। हाँ, तो ताजिए के नीचे से निकलो, हमें सिखाया जाता था। आप यहाँ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो दोस्तों, क्योंकि बात यहाँ सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नहीं है। जहाँ सिखिज्म से भी फायदा हो, वहाँ ये पगड़ी बांधकर गुरुद्वारे में दाल बनाते हुए और लंगर सर्व करते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि कुछ दिन बाद पंजाब में भी तो चुनाव होने हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक बार कहा था कि भगवान बुद्ध के साथ इनका सुखद संबंध है। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है, जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। और एक बार इन्होंने कहा कि बोहरा मुसलमानों के साथ इनका पुराना रिश्ता है। साथियों, बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है। इतना ही नहीं, ईसाइयों के साथ भी इनका बहुत पुराना और आत्मीय नाता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है। एक बार इन्होंने कहा कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड इन्होंने आदिवासी के बीच बिताया है। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। तो इन्होंने एक बार कहा कि बलिया के साथ इनका भावुक रिश्ता है। बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता। पंजाब के साथ तो इनका विशेष नाता रहा है और चीन के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है। पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा है। चीन के साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। फ्रांस के साथ भी इनका पुराना नाता रहा है और यदुवंश के साथ भी इनका पुराना नाता रिश्ता रहा है। मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा है। अरे यदुवंश के साथ तो हमारा रिश्ता है, हमारा नाता है। बंगाल के साथ नाता जोड़ने के लिए इन्होंने कहा कि मैं बचपन में मेट्रो ट्रेन देखने आया था। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। प्रॉब्लम बस ये है कि जो कोलकाता में मेट्रो स्टार्ट हुई वो 1984 में हुई, जब ये 34 साल के थे। अब 34 साल का बच्चा आपने देखा है कभी? अपने भाषणों में नाता जोड़ने के लिए इन्होंने ये तक कह डाला कि मैं अगला जन्म बंगाल में ही लूंगा। अगले जन्म में बंगाल की किसी माँ के गोद से पैदा होने वाला हूँ। उड़ीसा में जाकर कहते हैं कि ये उड़ीसा को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे और कर्नाटका में जाके कहते हैं कि नहीं, हम कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। उड़ीसा को देश का नंबर 1 राज्य बना सकते हैं। कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए वोट पाने के लिए जहां जो बोलना पड़े वो बोला जाता है। हर एक राज्य में एक इमोशनल कनेक्ट बनाने के लिए वहां के लोगों के साथ एक नाता निकल कर आ जाता है। पूरे देश में यही स्ट्रेटेजी चलाई जाती है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी गौ माता के नाम पर लोगों को इमोशनल करती है। ये कहते हैं कि गौ हत्या को अगर रुकवाना है तो हमें वोट दो। केरला में जाकर इसका उल्टा ही करते हैं, अगर क्वालिटी बीफ चाहिए आपको तो हमें वोट करो। 2015 में अमित शाह ने खुद कहा कि इनका देश भर में बीफ बंद करने का कोई इरादा नहीं है। अब जनता के लिए अच्छे काम करना ये भी एक तरीका है सत्ता हासिल करने का, लेकिन इतनी मेहनत करे कौन? काम के नाम पर या तो सपने दिखाए जाते हैं या तो नोटंकी की जाती है। गुजरात मॉडल, अच्छे दिन, गंगा नदी की सफाई, 100 स्मार्ट सिटी, काला धन वापस लाओ, ये कुछ ऐसे सपने थे जिनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। 2016 में अमित शाह जी ने कहा था कि ये काले धन के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक है। अगर ऐसा है तो वो नोटबंदी के नाम पे वोट क्यों नहीं मांगते हैं? 3 फार्म लॉस को याद करो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह ऐतिहासिक चीज है किसानों के लिए। मोदी सरकार ने इसे वापस लिया तो गोदी मीडिया ने कहा कि ये मास्टर स्ट्रोक है, इन्हें वापस लेना। तो वोट क्यों नहीं मांग रहे इस चीज पर? ना तो वो कृषि कानून पे वोट मांग रहे हैं, ना तो वो उसको वापस लेने पे वोट मांग रहे हैं। किसानों की आय दुगनी करने की बात करी थी इन्होंने, क्या हुआ उसका? 2014 से पहले एक नारा लगाया जाता था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। कभी आपने इस नारे को दोबारा सुना इनके मुंह से?
कहते थे कि संसद को गंगा की तरह पवित्र कर देंगे। कभी इस नारे को आपने दोबारा सुना इनके मुंह से? अरे महंगाई के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे कि प्रधानमंत्री महंगाई का माँ तक अपने मुंह से नहीं निकालते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं। इन्होंने ही नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो अब ये महंगाई के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? नरेंद्र मोदी जी खुद को एक गंगा पुत्र कहते थे, तो ये नमामि गंगे के नाम पे वोट क्यों नहीं मांग रहे? क्यों नहीं मांग रहे अब ये वोट काम पर? ये मेकिंग इंडिया वाला शेर याद है आपको दोस्तों? अब तो ये शेर कहीं दिखाई नहीं देता इनके चुनावी पोस्टर पर। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आदर्श गांव, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, 15 लाख स्किल इंडिया, मुद्रा लोन, लो किस्त पॉलिसी, करोड़ों रोजगार, नारी शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, कोरोना वैक्सीन, अग्निवीर। अरे कुछ तो ऐसा होगा जिसके दम पर चुनाव लड़ सको। बिजनेस स्टैंडर्ड की इस 2014 के आर्टिकल को देखिए। स्मृति ईरानी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी गुजरात के दंगे के ऊपर इस्तीफा नहीं देंगे तो वह आमरण अनशन पर बैठ जाएंगी। लेकिन 2 महीने के बाद एल.के. आडवाणी के घर में उन्होंने एक पार्टी रखी और नरेंद्र मोदी जी के साथ स्मृति ईरानी ने डिनर किया। उनके बीच में सुलह हो गई। 2014 में अमेठी से चुनाव हारने के बाद भी स्मृति ईरानी को एचआरडी मिनिस्टर बनाया गया और 2019 में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर बनाया गया। अश्वनी वैष्णव का केस देखिए। पहले एक आईएएस थे, फिर कॉर्पोरेट जॉब, फिर बिजनेस और 2019 में राज्यसभा में। लेकिन बस 2 साल बाद 2021 में इन्हें इकट्ठे 3 मंत्रालय दिए गए, रेलवेज, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी कम्युनिकेशन। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में कांग्रेस का साथ छोड़ा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरा दी और फटाक से इन्हें राज्यसभा का एमपी बनाया गया और अगले साल मिनिस्टर ऑफ सिविलियन बन गए। दूसरे पार्टियों के ऐसे 25 नेता है जिनमें भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे हैं और वो आज बीजेपी को ज्वाइन कर बैठे हैं। उनमें से 23 के मामलों को दफा कर दिया है। कौन करप्ट है, कौन इनकेपेबल है, इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी जी का सिर्फ एक ही फंडा है, साडे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी दे नाल सारे मजे। और ये तकनीक इनकी सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं है, ये रिवॉर्ड और पनिश का मॉडल पूरे देश में हर जगह पर चला रखा है। फॉर्मर सीजीआई रंजन गोगोई ने कई सारे ऐसे केस देखे जिसमें सरकार के मेजर पॉलिटिकल स्टेक्स थे। जब ये चीफ जस्टिस थे, कई सारे ऐसे फैसले आए कि सरकार के फेवर में गए और रिटायरमेंट के 4 महीने बाद इन्हें राज्यसभा की सीट दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा ने मोदी जी की खुल के तारीफ करी है। राजेंद्र चौहान, इन्होंने बस युधिष्ठिर का एक रोल किया था और उसके बाद इन्होंने सैकड़ों बी ग्रेड फिल्म करी थी। लेकिन मोदी के लिए इन्होंने कैंपेन किया तो FTII पुणे जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट का इन्हें चेयरमैन बना दिया गया। इसके लिए मिनिस्ट्री ने सजेशन की एक लिस्ट भी रखी थी जिनमें महान फिल्म मेकर के नाम भी थे। श्याम बेनेगल, विधु विनोद चोपड़ा, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन का नाम था। लेकिन मोदी सरकार ने अपॉइंट किसे किया? गजेंद्र चौहान को, केवल और केवल मोदी के चाटुकर्ता के लिए। इन्हें मीडिया भी अपने मुट्ठी में चाहिए। कोई मीडिया आउटलेट इनसे सवाल करेगा तो रेड लग जाएगी। एनडीटीवी के बिकने से पहले उन पे सीबीआई रेड हुई थी। न्यूज लॉन्ड्री पे इनकम टैक्स सर्वे हुआ, BBC इंडिया पर रेड हुई, द वायर पर रेड हुई। और दूसरी तरफ गोदी मीडिया है जो कि इनकी तारीफ के पुल माने जाती है। रोज अपने चैनल पे मोदी मोदी के गाना गाता रहेगा और उन्हें सरकारी विज्ञापन मिलेगा। उनके साथ मोदी जी जाकर इंटरव्यू करेंगे। एनडीटीवी इतने सालों से एक बड़ा न्यूज चैनल रहा, लेकिन आज तक मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई थी कि एनडीटीवी पे जाके इंटरव्यू दे सके। लेकिन अब जब अडानी ने एनडीटीवी को खरीद लिया तब एनडीटीवी को इंटरव्यू दे रहे हैं। कंपनी का भी यही हाल है दोस्तों। कोई कंपनी इनको चंदा देगी तो उसे धंधा मिल जाएगा। बीसीसीआई को देख लो, बीसीसीआई का हेड किसे बना रखा है? अमित शाह के बेटे जय शाह को। तो क्या क्वालिफिकेशन है जय शाह की? क्रिकेट खेलना आता है उन्हें? माइक पर इंग्लिश में स्पीच देने आती है? I am glad that MS has accepted BCCI's request and he will join Team India for upcoming T20 World Cup. अरे इंग्लिश छोड़ो, हिंदी में भी बोलना आता है क्या? सब लोग मेरे स्टेटमेंट की बहुत वेट कर रहे थे कि मैं वर्ल्ड कप के लिए कुछ बोलता क्यों नहीं हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? सोशल मीडिया एक नई चीज उभर के आई तो वहां भी इन्होंने यही चीज करने की कोशिश करी। जो इनके खिलाफ बोले उसे बैन कर दो, ब्लॉक करने की कोशिश करो। बोलता हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल, उसे बंद कराया गया। अभी फरवरी में 177 ट्विटर अकाउंट्स को विद होल्ड कराया गया। किसानों का जो ट्विटर हैंडल था किसान एकता मोर्चा, वो बंद करवा दिया गया। जो भी इनकी आलोचना करे
या तो उसे बंद करवा दो या तो इनका IT सेल उसे गंदी गाली देगा, बुली करने की कोशिश करेगा। और दूसरी तरफ जो लोग इनके खास हैं उन्हें स्टेज पर बुलाया जाएगा, नरेंद्र मोदी जी उनके साथ हाथ मिलाएंगे, इसके लिए उन्हें नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड बनाए जाएंगे, उनको दिए जाएंगे। कुछ विनर्स जेन्युइन थे क्योंकि थोड़ी क्रेडिबिलिटी भी बनानी पड़ती है, लेकिन कई सारे मोदी के चरण वंदना करने वाले गोदी यूट्यूबर्स को ये अवार्ड दिया गया। ये सब मैंने आपको डिटेल में बताया ताकि आप विस्तार से देख सको। हर जगह इन्हें अपने वफादार चाहिए, नेता, CBI अफसर, इलेक्शन कमिश्नर, RBI गवर्नर, जज, कल्चरल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन, यूनिवर्सिटीज के VC, फिल्म मेकर्स, पत्रकार, क्रोनी सेट, स्पिरिचुअल गुरु, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स, हर जगह इनके लोग। ये सारे लोग चाहे अव्वल नंबर के भ्रष्टाचारी क्यों ना हो, क्रिमिनल हो, निकम्मे हो, इनमें कोई खास टैलेंट ना हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनकी वजह से देश का विज्ञान, देश की कला सब नीचे गिर जाए, इन्हें कुछ नहीं फर्क पड़ता। चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस इनके वो सारे वफादार होने चाहिए। ये देश का सारा सिस्टम वफादार और चाटुकार से भरा हुआ है। चारों तरफ इन्हीं के ही लोग, इन्हीं के ही गुण गाएं। सरदार पटेल का नाम हटाकर स्टेडियम का नाम अपने नाम पर कर लिया और स्टेडियम के 2 एंड्स के नाम इनके दोस्त अंबानी और अडानी के नाम पे कर दिया। 2005 में दोस्तों अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस फोटो को देखिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, विपक्ष नेता के आडवाणी, और ये सभी लोग कई सारे साथियों के साथ देखे जा सकते हैं। लेकिन राम मंदिर के इनॉग्रेशन को देखिए, कौन दिख रहा है यहाँ पर? सिर्फ एक अकेले नरेंद्र मोदी। सिक्योरिटी वाले को भी दूर कर दिया। न्यूज लॉन्ड्री ने एक रिपोर्ट की जिसमें दिखाया गया कैसे गांधी दर्शन म्यूजियम, गांधी स्मृति केंद्र और खादी ग्राम उद्योग जैसे अलग अलग साइट्स में नरेंद्र मोदी जी के फोटोज और कोट्स घुसाए हैं। यहाँ जगह जगह लिखा हुआ है गांधी दर्शन, लेकिन यहाँ आकर पता चलता है कि गांधी दर्शन कम है, यहाँ मोदी जी के दर्शन ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन ठीक अगर इसके आप ऊपर देखेंगे तो इस तस्वीर में यहाँ गांधी जी हैं और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीर में PM मोदी फोटो है इतनी बड़ी, वहीं गांधी जी इतने से। ओलंपिक पदक विजेताओं के सम्मान समारोह हुआ तो उसका पोस्टर देखिए। ये लेफ्ट में है मेडल जीतने वाले और फोटो के राइट में है नरेंद्र मोदी जी की फोटो। सरकारी स्कीम से लेकर सड़कों और अस्पतालों के नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर है। नमो किसान सम्मान दिवस, नमो फ्री डायलिसिस सेंटर, नमो डे केयर सेंटर, नमो मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट्स, नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज, नरेंद्र मोदी मार्ग, मोदी आवास, घरकुल योजना, मुफ्त राशन के थैलों से लेकर कोविड-19 के वैक्सीन के सर्टिफिकेट तक अपनी फोटो छपवा ली। लोग कह रहे हैं कि इन्हें प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन ये प्रधानमंत्री तो पिछले 10 साल से हैं। इनके दिमाग में कुछ और ही है। प्रशांत किशोर ने पहले इंडियन एक्सप्रेस के साथ और रिसेंटली संदीप भाटिया के साथ एक इंटरव्यू में एक ऐसी ही बात करी कि बीजेपी को केवल आपका वोट ही नहीं चाहिए, कि इनको आपके दिमाग का पूरा कंट्रोल चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि मतलब बीजेपी वांट्स मोर देन योर वोट। एक आइडियोलॉजिकल इम्प्रिंट छोड़ना चाहते हैं, वो आप पर एक साइकोलॉजिकल डोमिनेंस चाहते हैं। भाई आपको मेरा वोट चाहिए या नहीं चाहिए वो कहानी हो गई। अब उसके बाद है कि आपने मुझे वोट दे दिया, अच्छा पूजा भी आप इनकी करो, कपड़े ऐसे पहनो, खाना ये खाओ। ये चाहते हैं कि आप इनकी पूजा करो। एक तरफ ये अपने अमीर सेठ दोस्त और वफादारों के साथ, और दूसरी तरफ करोड़ों गरीब लोग। मित्रोनॉमिक्स के इस इकोनॉमिक पॉलिसी से गरीब लोग एतराज ना करें, इसलिए सोशल पॉलिसी वोट डालो और राजनीति करो कि कुछ लोग अपनी सैनिटी बनाए रखें और विरोध दर्ज करें। पॉलिटिकल पॉलिसी, अथॉरिटेरियनिज्म, पावर का नशा, सत्ता की भूख, इनके सामने कोई ना बोल पाए। अपने आलोचकों को देशद्रोही और गद्दार कहने का फॉर्मूला भी तानाशाही का एक फॉर्मूला है। और फिर नरेंद्र मोदी जी और उनके बृजभूषण सिंह, अजय मिश्रा टेनी जैसे नेताओं के खिलाफ कोई ना बोल सके। यही वजह है जिसके कारण मैं ये कहता हूँ कि मोदी नहीं और कोई भी चलेगा। कोई भी और जिसमें आलोचना सहने की शक्ति हो, जो लोगों के प्रति जवाबदेही हो, जो अहंकारी होने के बजाय विनम्र हो, जो एक्सपर्ट से सलाह करते हुए विवेकपूर्ण चले। इसलिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर, नितिन गडकरी, अर्जुन केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उद्धव ठाकरे, MK स्टालिन, पिनरई विजयन, मनोज कुमार झा, महुआ मित्रा, इनमें से कोई भी नेता नरेंद्र मोदी जी से 100 गुना बेहतर है। जो गलत चले उसे सही राह पे लाया तो जा सके। एक ऐसा इंसान जो खुद को शहंशाह ना मानता हो। जिन नेताओं के मैंने नाम लिए वो तो फिर भी पढ़े लिखे हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जी से बेहतर अंजना ओम कश्यप जैसी एंकर भी बन सकती है। खुद ही सोच कर देखो, कम से कम अंजना ओम कश्यप इस एंकर में तो नहीं होगी कि मुझे सब पता है। कम से कम बाकी कैबिनेट मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेट, एक्सपर्ट से सलाह करेंगी, प्लस प्रेस
प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, पूरे देश को एक चाटुकारों का देश नहीं बना देंगी, अपने खिलाफ बोलने वाले लोगों को गद्दार नहीं कहेंगी। आंखें खोल लीजिए, हमें देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को भी बचाना है इस तानाशाही से। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद।